हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुष मित्तल एंड वेलकम टू द चैनल। यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर और पॉलीटेक्निक लेक्चरर की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके कंप्लीट कोर्स के हम 10 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ पाथ फंक्शन। यहां पर कौन सा पाथ फंक्शन नहीं है। देखो पहला ऑप्शन कहता है हीट। क्या हीट पाथ फंक्शन नहीं है? हीट इज अ पाथ फंक्शन। हीट पाथ पर डिपेंड करता है। जो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम होता है उस पे एरिया अंडर द कर्व हमारा हीट कहलाता है। तो अगर पाथ चेंज होगा तो एरिया अंडर द कर्व चेंज होगा। जो हमारा ये जो पाथ होता है टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के ऊपर, ये जो हमारा पाथ है, अगर ये पाथ चेंज होगा तो हीट का इंटरेक्शन भी चेंज होगा। हीट का इंटरेक्शन चेंज होगा तो हीट पाथ पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है। हीट इज अ पाथ फंक्शन। सिमिलरली वर्क भी हमारा पाथ फंक्शन होता है। जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम होता है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के ऊपर जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो हमें वर्क डन देगा। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। तो पाथ चेंज होने से वर्क का इंटरेक्शन चेंज होगा। तो हीट एंड वर्क ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। वहीं ऑप्शन सी और डी की अगर बात करूं, देखो एक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर है। तो ये सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। सिस्टम की एक्सटेंसिव जो मास पर डिपेंड करती है। और थर्मल कंडक्टिविटी की अगर बात करूं तो ये हमारी क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी जो हीट ट्रांसफर में पड़ते हैं के, ये भी सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है। ये भी सिस्टम के मास चेंज होने से, सिस्टम की डायमेंशन चेंज होने से थर्मल कंडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब जो प्रॉपर्टी चाहे इंटेंसिव हो चाहे एक्सटेंसिव हो, दोनों की दोनों पॉइंट फंक्शन होती है, दोनों पाथ फंक्शन नहीं होती। तो यहां पर सी और डी दोनों आंसर सही है। सी और डी दोनों आंसर सही है। यहां पर एग्जामिनर ने मिस्टेक की है कि उसने सी और डी ऑप्शन दोनों डाल दिया। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है और काइनेटिक एनर्जी को हम पाथ फंक्शन नहीं ट्रीट करते। लेकिन अब यहां पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप किसके साथ जाओगे? तो हम थर्मल कंडक्टिविटी को यहां पर ज्यादा क्लिक करेंगे, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी सिस्टम की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हालांकि काइनेटिक एनर्जी भी प्रॉपर्टी है, लेकिन यहां पर हम सी और डी दोनों आंसर सही होंगे और डी आंसर सही रहेगा। थर्मल अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो डी को चूज कीजिए, क्योंकि डी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो मास पर भी डिपेंड नहीं करती। वो ना तो पाथ पर डिपेंड करती है और ना ही मास पर डिपेंड करती है। तो यहां पर इसका डी ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी सी और डी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? विच ऑफ द प्रॉपर्टीज, यहां पर कहता है विच वन ऑफ द प्रॉपर्टीज गिवन बिलो इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम की डायमेंशन पे, सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती। तो पहला एग्जांपल देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का पूछा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखो, अभी कंपोजिशन के बारे में अगर नहीं जानते तो बाकी एलिमिनेट करो। वॉल्यूम होती है, सिस्टम की डायमेंशन चेंज होगी, सिस्टम का मास बढ़ेगा तो सिस्टम की वॉल्यूम भी बढ़ेगी। मैटर अगर सिस्टम में ऐड होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। एंट्रोपी भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी बताया हाफ mv का स्क्वायर, इसमें भी मास आ रहा है तो ये भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटेंसिव है, स्पेसिफिक एंट्रोपी इंटेंसिव है, काइनेटिक एनर्जी हमारी ये क्या रहेगी? एक्सटेंसिव है। तो वॉल्यूम भी हमारी एक्सटेंसिव हो गई, एंट्रोपी भी हमारी एक्सटेंसिव हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी एक्सटेंसिव हो गई। तो बचा क्या? कंपोजिशन। तो कंपोजिशन हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, आपको ध्यान में रखना है। तो वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी एंड एंट्रोपी आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वेयर एज कंपोजिशन इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा आप ध्यान में रखिए, आपसे पूछा जा सकता है चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? चार्ज एक्सटेंसिव है, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n होता है मल्टीप्लाइड बाई e। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे मास बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे मास कम होएगा। तो उसी तरह से चार्ज हमारी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो नंबर ऑफ डायपोल्स पे डिपेंड करती है। आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया हीट एंड वर्क के बारे में। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्टली मैच? कौन सा पेयर मैच कर रहा है? यहाँ पर हीट के सामने लिख दिया पॉइंट फंक्शन। हीट इज द पाथ फंक्शन। हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती, दे आर एनर्जी इन ट्रांजिट। तो हीट हमारी क्या है? पॉइंट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन है। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है? एनर्जी। एनर्जी क्या पाथ फंक्शन है? एनर्जी इज द प्रॉपर्टी, एनर्जी इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन होती है। तो बी ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पर गलत हो गया। सी ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है? सी ऑप्शन में कह रहा है ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। एंट्रोपी, एंट्रोपी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल सही बात है। जो एंट्रोपी आई है पिक्चर में वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वजह से ही आई है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी की क्वालिटी के बारे में बात करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी की
क्वांटिटी के बारे में बात करता है। सेकंड लॉ किसके बारे में बात करता है? क्वालिटी, ध्यान में रखिए, ये पूछा जा सकता है। सेकंड लॉ क्वालिटी के बारे में बात करता है। फर्स्ट लॉ क्वांटिटी, मात्रा कितनी है, मात्रा, एनर्जी की क्वांटिटी के बारे में बात करता है। ठीक, तो एंट्रोपी बिल्कुल यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। गिब्स फंक्शन पाथ फंक्शन दे रखा है। देखो गिब्स फंक्शन क्या होता है, पूछा जा सकता है। G इज इक्वल टू में H माइनस TS, G इज इक्वल टू में H माइनस TS, ये होता है गिब्स फंक्शन। ये भी हमारी प्रॉपर्टी होती है एंथैल्पी इज द प्रॉपर्टी। टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जी हमारी प्रॉपर्टी आएगा, जी हमारी सिस्टम की प्रॉपर्टी है। गिब्स फंक्शन प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन नहीं होती, प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन होती है, ध्यान में रखना, ये भी गलत है। तो सी तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। तो एंट्रोपी क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नाउ 14 देखो क्या कह रहा है, थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटेंसिव, टू एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और डी ऑप्शन में क्या कह दिया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन इंटेंसिव। देखो जो थर्मोडायनेमिक वर्क है, जो डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, वो होता है PdV, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्क, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो P क्या है? P, ये देखो ये प्रोडक्ट है प्रेशर का और चेंज इन वॉल्यूम का। तो प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है? प्रेशर हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव, प्रेशर हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। वहीं पर बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम देखो चेंज इन वॉल्यूम, तो ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। तो यहां पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि जो वर्क डन होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, P मल्टीप्लाइड बाय DV, P मल्टीप्लाइड बाय DV, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइड बाय चेंज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारा किसका प्रोडक्ट है? सी ऑप्शन राइट होगा। देखो डी दोनों इंटेंसिव नहीं है, प्रेशर इंटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, दोनों की दोनों एक्सटेंसिव भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। एक एक्सटेंसिव और चेंज इन इंटेंसिव, इंटेंसिव में चेंज नहीं होगा, इंटेंसिव में चेंज नहीं होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। देखो फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय PdV। तो हमारे पास ये PdV यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के ये नीचे का जो एरिया होगा ना, ये वर्क देगा, और वहीं पर अगर ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम आ जाए तो ये हीट देगा, हीट। ये एग्जाम में आएगा, बिल्कुल पूछेंगे ये क्वेश्चन, 99% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेशर हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटेंसिव प्रोडक्ट एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। 15 देखो क्या कहता है, बायमेटेलिक स्ट्रिप्स। बायमेटेलिक स्ट्रिप्स मतलब कि ऐसी स्ट्रिप जो दो मेटल से बनी है, दो मेटल से बनने वाली स्ट्रिप, जैसे मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, दो मेटल से बनने वाली स्ट्रिप हो गई, एक ये ले ली मैंने और एक ये दूसरी ले ली मैंने। एक मैंने ले ली, किसी भी मटेरियल की ले सकते हो आप, एक ले लो आप एल्यूमिनियम की ले ली, और दूसरी मैंने ले ली कॉपर की ले ली, Cu। एक ले ली एल्यूमिनियम की, एक ले ली कॉपर की। बायमेटेलिक स्ट्रिप्स की वो बात कर रहे हैं, दो अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए, वो बैंड कर जाते हैं ड्यूरिंग अ राइज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ। ये किस वजह से होता है? देखो अगर आप इस बायमेटेलिक स्ट्रिप का टेम्परेचर बढ़ाओगे, इस बायमेटेलिक स्ट्रिप का क्या करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो, तो क्या होगा, ये जो बायमेटेलिक स्ट्रिप है ना, ये थोड़ी सी बैंड कर जाएगी। बैंड कर जाएगी इन द सेंस ये इस फॉर्म में आ सकती है, ये इस फॉर्म में आ सकती है, ऐसे बैंड कर जाएगी टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, तो कोई भी चीज जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वो एक्सपैंड करता है। अब वो डिपेंड करता है कितना एक्सपैंड होगा, वो अल्फा पे डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है। अगर कॉपर का अल्फा ज्यादा होगा तो कॉपर ज्यादा एक्सपेंड करेगा, एल्यूमिनियम का अल्फा ज्यादा होगा तो एल्यूमिनियम ज्यादा एक्सपेंड करेगा। तो कॉपर का ज्यादा होगा, कॉपर कर जाएगा। अब यानी कि ये बैंड होने का कारण ही है, सपोज करो एल्यूमिनियम का ज्यादा है, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ एल्यूमिनियम का ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम में ज्यादा एक्सपेंशन होगा और कॉपर में कम एक्सपेंशन होगा, तो वो बैंड कर जाएगा, वो मुड़ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वजह से होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और पूछा भी गया है। ये देखिए सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूं ना, ये सब आपके असिस्टेंट इंजीनियर स्टेट लेवल पर, TNPSC, अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन पर, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सब PYQs मैं आपको करा रहा हूँ।
डिफरेंस इन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, 15th का ए आंसर हो जाएगा। देखो अगर ये सारे PYQs कर लिए ना तो ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चंस आप एग्जाम में क्रैक कर सकते हो। 95% क्वेश्चंस आपके यही PYQs घुमा फिरा कर यही आपसे पूछेंगे। जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में सारे कर लो, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के PYQs कर लो, गेट के वो 1 मार्क्स क्वेश्चन कर लो, आपके आराम से आपके 95% क्वेश्चन इजिली क्रैक हो जाएंगे। और सिलेक्शन के लिए 95% क्वेश्चन अगर क्रैक कर लेते हो ना तो आपका एग्जाम गारंटीड क्लियर होगा। हिंदी भी पढ़नी है, इसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ टेक्निकल करके ही हो जाएगा, हिंदी और जीके है उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलो देखो क्या कहता है, गेज प्रेशर इन अ ट्रक। गेज प्रेशर की बात कर रहे, ध्यान रखना एब्सोल्यूट प्रेशर की बात नहीं कर रहा। बिफोर एंड आफ्टर द जर्नी वाज रिकॉर्डेड एज 200 kilopascal and 220 kilopascal. Okay, at the location where the atmospheric pressure and temperature was 100 kilopascal and 27 degrees Celsius, how much the rise in temperature of the air after the trip? ट्रिप के बाद क्या होगा? देखो मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ एक बार। वो कहते हैं एक ट्रक का टायर है, एक ट्रक का टायर मैंने ले लिया, ये मैंने एक ट्रक का टायर ले लिया ऐसे, ट्रक का टायर होगा स्फेरिकल शेप का ही होगा, ट्रक का टायर हो गया। इसमें वो कहता है कि जो आपका जो गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर बिफोर द जर्नी, देखो 220 किलोपास्कल कब है? आफ्टर द जर्नी। आफ्टर द जर्नी 220 है और बिफोर द जर्नी 200 किलोपास्कल है। तो जर्नी से पहले 200 किलोपास्कल, तो यानी कि P1 में मान सकता हूँ, P1 200 किलोपास्कल, ये न्यूमेरिकल आ गया आपके एग्जाम में। और ये आ गया 220 किलोपास्कल आफ्टर द जर्नी। बिफोर द जर्नी 200 किलोपास्कल, आफ्टर द जर्नी 220 किलोपास्कल उसने आपको दे दिया। तो वो कहता क्या है? वो कहता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 100 किलोपास्कल और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो है 27 डिग्री सेल्सियस। 100 किलोपास्कल 27 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने लिख लिया कितना? 100 किलोपास्कल। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। अब वो कहता है कि उसका जो प्रेशर है देखो 200 से 250, 200 से 220 हो चुका है, 200 से 220 हो चुका है, तो टेम्परेचर 27 से कितना होगा? तो वो T1 उसने दे दिया 27, T2 की वैल्यू जानना चाहता है ना, T2 नहीं जानना चाहता। देखो देखो देखो, हाउ मच द राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चेंज राइज होगा। तो मतलब अगर T1 27 है, T1 अगर 27 है और T2 में भी कुछ आता है तो आपको T2 माइनस T1 निकालना है। राइज पूछा है उसने, कितना राइज, हाउ मच राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर, हाउ मच कितना राइज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, वो ये पूछना चाहता है। तो यहां पर देखो हम क्या लगाएंगे, देखो ये ट्रक, अब यहां पर उसने P1 P2 दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर T1 दे दिया, बेसिकली वो T2 निकालना पड़ेगा और फिर T2 माइनस T1 कर देंगे। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो स्फीयर है ना, ये जो टायर है, टायर, इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट आप मान सकते हो कि यहाँ पर इस स्फीयर की, इस टायर की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, टायर अभी भी उतना का उतना है। तो आप एयर है यहाँ पर, इस टायर में क्या है? हवा भरी हुई है, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो। आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लगाओगे आप? कौन सा लॉ लगाओगे? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, जो हमें गेल-लुसाक्स लॉ कहते हैं। गेल-लुसाक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू में P2 अपॉन में P1, ये हो जाएगा। और आपको T2 चाहिए तो T2 कितना हो जाएगा? T2 T1 को ऊपर ले जाओ, T1 को आप ऊपर ले गए तो P2 अपॉन में P1 मल्टीप्लाइड बाय T1। ठीक, P2 कितना है? P2 देखो, ये जो प्रेशर होता है ना, ध्यान रखना, ये एब्सोल्यूट प्रेशर रखना है आपको। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर रखना है। और आपको दे रखा है गेज प्रेशर, आपको गेज प्रेशर दे रखा है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए ना तो आपको गेज प्रेशर में क्या करना पड़ता है? गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ता है, तब जाके आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिलता है। एब्सोल्यूट प्रेशर तब मिलता है। तो देखो P1 की वैल्यू 200 है और एटमॉस्फेरिक 100 है, तो 200 और 100 300 हो गया। तो P1 की वैल्यू आप 300 रखोगे। P1 की वैल्यू आप कितनी रखोगे? P1 की वैल्यू आपको 300 रखनी है। P2 कितना रखोगे? P2 है कितना? गेज प्रेशर आफ्टर द जर्नी 220 हो गया और प्रेशर 100, तो 320 हो गया। 320 320 मल्टीप्लाइड बाय T1। अब ये T1 कितना है? ये T1 देखें, T1 दे रखा है 27, ये कैल्विन में लेना है आपको। कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो? 273 ऐड कर दो। 273.15 होता है पर 273 ऐड कर दो, 300 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 300। ठीक, यहां से आपका T2 निकल गया।
यहाँ से आपका T2 निकल गया, तो 300 से 300 कट गया, ये आपके पास 320 केल्विन आ गया, 320 केल्विन। और T1 कितना था, T1 था उसने दे रखा था 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था ना, तो राइज कितना हुआ, राइज T2 माइनस T1, 320 माइनस 300 करोगे कितना आएगा 20 केल्विन, 20 केल्विन कह लो या 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस अगर बात करें तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों सेम रहते हैं, तो 20 आंसर आएगा इसका। तो ये देखो 20, यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आएगा। देखो इन्होंने 47 डिग्री सेल्सियस दिया है, यहाँ पर 47 नहीं आएगा, ये गलत है। इन्होंने सिर्फ T2 की वैल्यू निकाल दी है, T2 की वैल्यू जो हमने 320 केल्विन निकाली है ना, उसी को इन्होंने 47 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें से 273 माइनस करोगे तो डिग्री सेल्सियस में आएगा 47। उसने हमसे फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछा, ध्यान दो, उसने हमने ये नहीं कहा फाइनल टेम्परेचर कितना, उसने पूछा हाउ मच राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना राइज हुआ है। तो पहले अगर 27 था और बाद में कितना हो गया 47 हो गया, तो राइज तो 20 का हुआ ना, तो यहाँ पर इसका 20 आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द कंडीशन फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द साइकिल, किसी साइकिल की रिवर्सिबिलिटी होने की कंडीशन क्या है, वो जानना चाहता है किसी भी साइकिल की रिवर्सिबिलिटी होने की कंडीशन। देखो जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर, बिल्कुल सही बात है, जो प्रेशर है, टेम्परेचर है वर्किंग सब्सटेंस का, वो ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए अप्रिशिएबली फ्रॉम दोज ऑफ द सराउंडिंग्स एट एनी स्टेज इन द प्रोसेस। प्रेशर और टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगी, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन क्या कहता है, ऑल द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइकिल ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो, बिल्कुल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्वासी स्टैटिक होना जरूरी है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, कोई भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जिसमें फ्रिक्शन ना हो वो रिवर्सिबल बन जाती है, ठीक। जो वर्किंग पार्ट्स होते हैं ऑफ द इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री, वही बात कर दी यहाँ पर, उसने कह दिया कि प्रोसेस स्लो होना चाहिए और प्रोसेस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। प्रोसेस स्लो होगी तो क्वासी स्टैटिक बन गई, फ्रिक्शन को हटा दोगे तो वो रिवर्सिबल बन गई। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों आंसर होंगे, ए बी 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 सी बी, तो यहाँ पर तीनों इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो, डी इज द राइट आंसर। द कंडीशन फॉर द रिवर्सिबिलिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर, बिल्कुल अप्रिशिएबली फ्रॉम दोज इन द प्रोसेस। जो वर्किंग पार्ट्स होते हैं ऑफ द इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री, बिल्कुल सही बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, यहाँ पर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है। तो देखो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैस, कोई गैस है अगर उसे कोई रोकने वाला ना हो, मतलब क्या है कि एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम, एक्सपेंशन अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। देखो अगर ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम का पार्टीशन कर दिया, यहां पर हमने डाल दिए गैस के पार्टिकल्स, बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, ये हमारे गैस के पार्टिकल्स हो गए। यहां पर हमारा क्या है, यहां पर हमारा वैक्यूम मेंटेन है, यहां पर हमारा वैक्यूम मेंटेन है। अब अगर आप इस पार्टीशन को हटा दोगे तो गैस के पार्टिकल्स इधर एक्सपेंड करने लग जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, या फिर कह लो कोई भी रोकने वाला नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड। तो हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18th का बी। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज अ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है तो कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है हीट की वजह से, हीट की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, कंडक्शन की फॉर्म में। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या आता है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल टू सम डिग्री, द मेन कॉज फॉर इरिवर्सिबिलिटी मैकेनिकल एंड फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, मेन कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी का। आपका अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन होता है, हीट ट्रांसफर विद अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, ये भी ध्यान में रखना कि अगर एक पर्टिकुलर फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, मान लो कोई बॉडी 20 डिग्री सेल्सियस पर है और यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का फ्लो होगा, ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है ना, वो सारी आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होती है, क्योंकि उनमें आपका एंट्रोपी जनरेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कौन सा रहता है हमारे पास, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता क्या है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बेसिकली स्केलर फंक्शन होता है जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमारे पास एंथैल्पी होता है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी होता है, गिब्स फंक्शन होता है और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। इंटरनल ये एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, गिब्स फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारे पास देखो एंथैल्पी भी है, इंटरनल एनर्जी भी है, लेकिन आप किसको प्रेफर दोगे, एंथैल्पी को दोगे। सबसे पहले एंथैल्पी आएगा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में, उसके बाद इंटरनल एनर्जी, देन गिब्स फंक्शन, देन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो एंथैल्पी इज कंसिडर्ड एज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ये पूछा गया है JPSC असिस्टेंट इंजीनियर 2013 फर्स्ट पेपर में पूछा गया है।
अब देखो क्या कह दिया, रेशियो ऑफ अब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि T2 अपॉन में T1 की जो रेशियो है एट द टू डिफरेंट स्टेट्स इन एन एडियाबैटिक, ये ध्यान में रखो कौन सी प्रोसेस दिया, एडियाबैटिक प्रोसेस दिया, इसको ध्यान में रखो। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए किसका होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास ये देखो प्रेशर की फॉर्म में दे रखा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको ध्यान में रखना है T2 अपॉन में T1 दैट शुड बी इक्वल टू में P2 अपॉन में P1 रेज टू पावर में गामा माइनस 1 बाय गामा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 गामा माइनस 1 बाय गामा। देखो कौन सा मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है, P2 बाई P1 गामा माइनस 1 बाय गामा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 बाई T1 एट टू डिफरेंट स्टेट्स इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज T2 बाई T1 P2 बाई P1 गामा माइनस 1 बाय गामा। अब देखो आगे क्या कह रहा है, प्रेशर ऑफ 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 1 एटमोस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, प्रेशर ऑफ 1 एटमोस्फेयर होता है 1.01325 बार, इतना होता है 1.01325 बार, या फिर मर्क्यूरी की टर्म्स में होता है 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, ये भी 1 बार होता है, या फिर आप 1 mm 1 टोर के बराबर होता है, तो 760 टोर भी आप कह सकते हो, 760 टोर इसलिए ने दिया था, 760 टोर भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये तो बी ऑप्शन में तो देखो 750 दे दिया, 760 होना चाहिए, नहीं होता। 1 बार 1.01, देखो यहाँ पर एग्जैक्ट ये मिल रहा है आपको, ये मेगा पास्कल में है ना, तो देखो ये बताया मैंने 1.01325 बार, बार का मतलब 10⁵5। अब उसने मेगा पास्कल में दिया, मेगा पास्कल में क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो 0.101325 इंटू 10⁶6, 0.101325 10⁶6, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 21 का ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा देखो और क्या क्या है हमारे पास, 1.01325 बार, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, 760 टोर, 0.10135 मेगा पास्कल, 14.6 पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में। देखो आगे क्या कह रहा है, एक स्टील की बॉल है जिसका मास है 1 kg, मास दे दिया 1 kg और उसकी स्पेसिफिक हीट दे दी 0.4 किलो जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर दे दिया 60 डिग्री सेल्सियस। इट इज ड्रॉप्ड इनटू 1 kg वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपके पास स्टील की एक बॉल थी जिसका मास 1 kg था और उसकी स्पेसिफिक हीट थी इतनी 0.4 और टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस। उसको 1 kg में ड्रॉप कर दिया जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। आपसे पूछा फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर पूछ रहा है। चलिए मैं इसको आपको अलग से सोल्व करके बताता हूँ। देखो एक स्टील की बॉल ले ली, ये मैंने ले ली एक स्टील की बॉल, ये हमारी स्टील की बॉल है, इसको मैंने वाटर में डाल दिया, ये मैंने वाटर ले लिया और इस स्टील की बॉल को हमने किस में डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया। इस स्टील की बॉल का देखो मास 1 kg है, मास इसका है 1 kg। स्टील की बॉल यानी कि ms दिखा रहा हूँ, ms ये दे दिया उसने 1 kg। इसकी जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट Cp4 स्टील कितनी है 0.4 किलो जूल पर kg पर केल्विन, किलो जूल पर kg पर केल्विन, यही दे रखा है 0.4 किलो जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस है। चलो कोई नहीं, डिग्री सेल्सियस कर लो, डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस कर लो। यहां पर कर लो डिग्री सेल्सियस, उसने हमें डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है, स्टील की बॉल का टेम्परेचर उसने दे दिया 60 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल। और वो कहता है ये जो पानी है ना, पानी जो है वो 1 kg का है और 20 डिग्री सेल्सियस पर है, 1 kg और 20 डिग्री सेल्सियस। इस पानी का जो मास है, मास ऑफ वाटर, इसको हटा देते हैं, मास ऑफ वाटर उसने दे दिया 1 kg और टेम्परेचर ऑफ वाटर उसने दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस। अब कैसे करें, इस स्टील की बॉल को इसके अंदर डिप कर दिया, डुबो दिया इसको। अब क्या होगा, देखो 60 डिग्री सेल्सियस है, पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो क्या होगा, हीट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, 60 से 20 की तरफ हीट फ्लो करेगी। अब जितनी एनर्जी स्टील लूज करेगा उतनी ही एनर्जी वाटर गेन करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, mc डेल्टा टी। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, mc डेल्टा टी। तो स्टील की mc डेल्टा टी कितना होगा, स्टील की ms, स्पेसिफिक हीट ये मैंने cps लिख दिया, cps रहने दो आप, क्योंकि आपको प्रेशर के बारे में उसने बात लिखी यहाँ पर कोई क्योंकि स्टील के बारे में cp और cv अलग से नहीं आता, सॉलिड के लिए नहीं आता cp cv, ये गैस के लिए आता है। तो सिर्फ c की बात करेंगे हम लोग, mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी किसके लिए है, ये स्टील के लिए है।
और यही किसके लिए हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी वाटर के लिए हो जाएगा। एम सी डेल्टा टी ये हमारे पास किसके लिए हो जाएगा, वाटर के लिए। वाटर के लिए क्यों हो जाएगा, जितनी हीट लॉस करी स्टील ने उतनी ही हीट गेन करेगा कौन, वाटर। तो मास ऑफ स्टील कितना है, मास ऑफ स्टील उसने हमें दिया है 1 kg। ओके, सी कितना है इसका, सी इसका है 0.4। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस देखो, टेम्परेचर जो है स्टील का 60 डिग्री सेल्सियस से कोई टी टेम्परेचर होगा, वही मुझे निकालना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस मैंने ले लिया 60 माइनस टी। चलो, मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर उसने मेरे को 1 kg ही दिया हुआ है। दोनों का मास 1 kg है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, दोनों का मास 1 kg है, ठीक है। तो दोनों का मास है 1 kg। सी ऑफ वाटर हमें पता है 4.2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन होता है। देखो ये भी सेम रखनी है, किलो जूल पर केजी पर केल्विन, ये भी किलो जूल पर केजी पर केल्विन। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, उसका बढ़कर टी हो जाएगा। जितना टेम्परेचर स्टील की बोल का होगा उतना ही टेम्परेचर इसका होगा, क्योंकि तब वरना हीट फ्लो होता रहेगा। तो टेम्परेचर 20 से टी हो जाएगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया, टी माइनस 20। तो अब हमारे पास इसको t की वैल्यू को सोल्व करना है। तो यहाँ से हमारे पास देखो, पॉइंट को हटाओगे यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट को हटाओगे 10 आएगा, 0 से 0 कट गई, ठीक। ये 2 से कट कर ये 21 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया, 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हमारे पास 120 हो गया। माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई टी कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 2t। ये कितना हो गया, 21 को t से मल्टीप्लाइड करोगे ये आ जाएगा 21t, और 21 को 20 से करोगे ये हो जाएगा माइनस का 420। यहाँ से आप t की वैल्यू को सोल्व करो, ये 120 है, ये माइनस का 420 है, तो ये हो जाएगा 120 प्लस का 420, और ये कितना है, ये प्लस का 120 इधर आ गया 420, और ये इधर चला जाएगा 21t प्लस का 2t। तो ये 42 प्लस 12 ये हो जाएगा हमारे पास 540, और ये 21 और ये 2 ये हो गया 23t। तो इसको आप सोल्व कर लो, 540 अपॉन में 23, 540 अपॉन में 23। तो ये हमारा कितने पे जा रहा है, 23 दूनी ये 23 टू द 46 आएगा। कैरी कितना जाएगा, 8 कैरी चला जाएगा, 8 कैरी जाएगा, फिर ये 3 पे चला जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग आंसर कुछ आ जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। देखो मैच क्या कर रहा है, 23.5 हमारा आंसर आ रहा है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एक 120 वोल्ट का इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस है जो कि 10 एम्पियर का करंट निकाल रहा है। ये 10 मिनट के लिए चला दिया, इट ऑपरेट्स फॉर 10 मिनट्स। रिजिड वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम फिक्स है, रिजिड वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वो कहता है कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द एयर इन द वॉल्यूम। देखो यहाँ पर रिजिड वॉल्यूम दे दिया, रिजिड वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्क जीरो रहेगा। जो आपका पीडीवी होता है ना, पीडीवी ये डिस्प्लेसमेंट वर्क, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो पी मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज 0, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास वर्क डन ऑन एयर कितना हवा के ऊपर होगा, ठीक है, वो निकालने को बोल रहा है। तो यहाँ पर जो वर्क होगा ना वो इलेक्ट्रिक वर्क होगा। कौन सा वर्क होगा, इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क कैसे निकाल लेंगे आप, देखो कैसे निकाले, यहाँ पर 120 वोल्ट की बैटरी है और 10 एम्पियर का करंट है और 10 मिनट के लिए चला है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू में वी आई, पावर इज इक्वल टू में वी आई वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। और अगर मैं बात करूं वर्क की, तो वर्क होता है पावर अपॉन में पावर होता है हमारे पास वर्क अपॉन में टाइम, पावर होता है हमारे पास वर्क अपॉन में टाइम। तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आई इज इक्वल टू में डब्ल्यू अपॉन में टी, वी आई इज इक्वल टू में डब्ल्यू अपॉन टी आ गया। तो ये वी आई और ये टी ऊपर चला जाएगा, टी ऊपर चला गया तो ये वर्क की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आप वोल्टेज की वैल्यू रखो, करंट की वैल्यू रखो, टाइम रखो, आपके पास वर्क आ जाएगा। वोल्टेज दे रखा है 120, करंट कितना दिया है उसने, करंट दिया है हमारे पास 10 एम्पियर का करंट है, ओके 10 एम्पियर का करंट है। और टाइम उसने कितना दिया है, टाइम उसने मुझे दे रखा है, टाइम उसने मुझे दिया 10 मिनट। टाइम को सेकंड में लेना है, 10 मिनट है तो 10 गुना में 60 कर दो, 10 गुना में 60 कर दो, ये वर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप मल्टीप्लाइड करो, ये 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 72 और आगे 1 2 3 4 4 जीरो आ गई, तो 72 गुना 10 की पावर में 4 जूल, ये आपके पास वर्क आ गया। 72 इंटू 10 पावर में 4, 72 इंटू 10 पावर 4 जूल, ये आपके पास क्या आ गया, वर्क आ गया। 72 10 पावर 4। तो यहाँ पर देखो कौन सा आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो जूल में भी है और किलो जूल में भी है, ध्यान से देखो
तो 720 किलो जूल, क्या ये आंसर हो सकता है? हमारे पास कितना है? 72 गुना में 1 2 3 4 जूल। अगर मैं किलो जूल की बात करूँ 3 जीरो हट जाएगी, किलो जूल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 720 किलो जूल। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर वही आंसर है 720 किलो जूल। हाँ देखो क्या कह रहा है 24 में, एयर है उसको कंप्रेस कर दिया इन सिलेंडर सच दैट, जो वॉल्यूम आप कंप्रेस करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम 0.2 से 0.02 हो गई। वो कहता है इनिशियल प्रेशर 200 किलो पास्कल है, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, वो कहता है मेरा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट, अप्रोक्सीमेट वर्क बता दो, अप्रोक्सीमेट वर्क। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट वर्क होगी, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा। कैसे निकालेंगे? चलो मैं दूसरी स्क्रीन पे करता हूँ इसे सोल्व। क्या होता है हमारे पास? पीडीवी, पीडीवी। अब देखो कंप्रेस किया है ना, तो यानी कि सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है, यानी कि ये नेगेटिव आएगा। तो W इज इक्वल टू में P मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। उसने कहा है आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और प्रेशर वो दे रहा है, प्रेशर वो दे रहा है 200 किलो पास्कल, 200 किलो पास्कल वो दे रहा है। तो 200 किलो पास्कल मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में देखो कितना चेंज हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम हो गया हमारे पास 0.2 से 0.02, 0.2 से 0.02। तो चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, 0.02 माइनस का 0.2, ये मेरे पास चेंज आ गया। अब ये देखो वर्क, ये मैंने किलो पास्कल में लिया है, ये मीटर क्यूब में लिया है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो किलो जूल में निकल कर आएगा। कितना आएगा? कैलकुलेट कर लो। 0.02 माइनस 0.2 करोगे, 0.02 माइनस 0.2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 करोगे तो ये नेगेटिव करोगे, तो छोटे वाले में से ये हो जाएगा 0.02, तो ये हमारे पास आ गया 0.18 नेगेटिव का 0.18 आ गया। 200 गुना में 0.18 को मैं क्या लिख दूँ? 18 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 18 दूनी 36 आ गया, 36, और नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारा साथ में, ये जो नेगेटिव साइन है वो लग जाएगा यहाँ पर। तो वर्क क्योंकि नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि हमने सिस्टम के ऊपर काम किया है, तो -36 किलो जूल इसका आंसर आ जाएगा। ए इसका राइट आंसर होगा, ए आंसर हो गया -36 किलो जूल। अगला क्या कहता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डेफिनेशन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करता है। तो ए का यहाँ पर ए का जाएगा 2, ए का यहाँ पर 2 जाएगा। देखो कौन कौन से एलिमिनेट हो रहे हैं, ए का 2 जाएगा तो ए का 1 नहीं जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ए का 3rd नहीं जाएगा तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ए का 4th नहीं जाएगा तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ए का 2 जाएगा तो 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी चेक कर लेते हैं। सेकंड लॉ बात करता है एंट्रोपी के बारे में, 2 का 4 होना चाहिए, यानी कि बी का 4 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 0th लॉ हमारा बात करता है टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर, तो सी का 3 होना चाहिए, सी का 3 होना चाहिए, सी का 3 है बिल्कुल। और 3rd लॉ हमारा बात करता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है उसकी एंट्रोपी 0 हो जाती है। तो हमारा डी का 1 हो जाएगा यहाँ पर, डी का 1 हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है। तो 4th इज द राइट ऑप्शन। तो इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए? 25। इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करता है, सेकंड लॉ एंट्रोपी के बारे में बात करता है, 0th लॉ टेम्परेचर के बारे में बात करता है, 3rd लॉ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिए। थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 367 क्वेश्चन है, 367 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। चलिए ओके।